नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र वीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अंतिम दौर एक। उसी का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। जो लोग चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक से करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेज उदार प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत के मद्रास और मुंबई में थी, लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी। सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। ये याद रखिएगा कि मेरठ की सेना ने 1857 में जो है बगावत की थी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता के लड़ाई का रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में दिल्ली, संयुक्त प्रांत, जैसे उन्हें आजकल कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों में बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंती विस्फोट था, जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उसके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इसके लिए मुगल राजवंशों ने अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया, जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और आसक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरीके से हिस्सा लिया। इस विद्रोह में ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर में जब उन्हें नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशय से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। इन सबके अलावा एक और विशिष्ट नाम, जिसे आज भी आम जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई। जिन अंग्रेज जनरल ने इसका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोह नेताओं के सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। ठीक है। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छपकर पहुंच पाई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, आ सकता है। लेकिन उसकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और वह अब भी जब्त है। ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट जो है लाइन्स हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सी पुस्तक जब्त कर ली गई थी, तो द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, वह नए सिरे से संगठित हुई। तो ये तो था 1857 का। अब देखते हैं हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तकनीकी परिवर्तनों और उसके परिणामों के द्वारा भारत से भी पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिम चीज की प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू धर्म ईसाई की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारी आधार पर की। उसके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। तो किसने ईसाई रूप दिया था? तो केशव चंद्र ने। ठीक है, ईसाई रूप दिया था, आप याद करिएंगे। ठीक है, ये है केशव चंद्र। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। भारत की अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दयानंद
सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लौटो। तो क्वेश्चन आ सकता है वेदों की ओर लौटो किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, तो ये आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय में आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश में हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक ऐसा समय आया जब सरकार ने इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने और दलित जातियों को स्तर ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग में बहुत से लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में इनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर जोर देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी सांचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्हें उन्हें कभी नहीं देखा था उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए। इस वर्ग में रोमियो रोला थे, जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी। तो रोमियो रोला को याद करिएगा, जिन्होंने किसकी जीवनी लिखी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस की और विवेकानंद की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। तो ये भी याद करिएगा कि जो मिशन स्थापित किया गया था उसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के अतीत का आधार था और उनका भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे। वे बंगाल और अंग्रेजों के ओजस्वी वक्ता थे और बंगाल गद्य और ललित कविता के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन और गरिमावान। उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था। उनमें भारत की आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए। 1893 में उन्हें शिकागो में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। अमेरिका में एक वर्ष से अधिक बिताया। यूरोप में यात्रा एथेंस और कुस्तुनतुनिया तक की। मिस्र, चीन और जापान भी गए। जो एक बार हिंदू इस सन्यासी को देख लेता उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्राओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता के संभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार के प्रति प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बलवती होती गई। उन्होंने वेदांत और अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरीके की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्मकांड के निरर्थक तात्विक विवेचना और तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की। तो विवेकानंद जी ने किस किस चीजों की निंदा की है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कर्मकांड की, ठीक है, और ऊंची जाति की छुआछूत की। ठीक है, तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस पर एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा है वह थी अभय निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। हर तरह की दुर्बलता से बचे। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। ये याद रखिएगा। दुर्बलता वाले किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था।
आ सकता है। उपनिषदों की महान शिक्षा थी सत्य और सत्य की कसौटी। कोई भी चीज तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दें। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा, क्योंकि नास्तिक जीवन सजीव होता है और उसे कुछ और आप उसे कुछ बना सकते हैं। लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है और जीवन का पतन होने लगता है। बहुत ही अच्छी बात कही विवेकानंद साहब ने, लेकिन लोग आजकल इसको मानते नहीं हैं। एनीवेज, इसलिए विवेकानंद भारत की दक्षिण छोर से कन्याकुमारी को लेकर हिमालय तक की गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब मृत्यु हो गई थी विवेकानंद जी की, तो 1902 में 39 साल की अवस्था में। ठीक है, विवेकानंद के समकालीन थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी है, विवेकानंद के समकालीन कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलन में बढ़कर भाग लिया था। उस परिवार के आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रविन्द्रनाथ का स्थान इन सबसे ऊंचा था और पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता के स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वे बाहर निकलते और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी दे देते थे। 20वीं शताब्दी के दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। तो अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ था, उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है और इतिहास की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था। उसने शांति निकेतन को भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। शांति निकेतन को कहा का केंद्र बना दिया, प्रधान केंद्र बना दिया था। ठीक है, भारतीय मानस पर प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। वे भारत के सर्वोच्चतम अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उनके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेशों को दूर देशों में ले जाते रहे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे हुए थे और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे, विशेषकर शिक्षा के प्रसार, सांस्कृतिक स्वास्थ्य और समानता की चेतना के। टैगोर ने भारत के उसी तरह बिल्कुल अधिक सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी ने की थी। ठीक है, अर्थात उन्होंने लोगों की एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने विचारों को संकीर्ण घेरे से बाहर निकालकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दें। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निसंदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानताओं और विषमताओं की तुलना से हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी और इनके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो अपने आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। तो हिंदू मध्य वर्ग को बढ़ाने में किसका हाथ था? श्रीमती एनी बेसेंट का, याद रखिएगा। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही इसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। उदीयमान वर्ग का झुकाव राजनीतिक था और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसमें आत्मविश्वास पैदा करता और उसे नैराश्य और अपमान के बोध को कम करता, जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा
या तलाश और अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सभी भारतीयों की साझी विरासत है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों की भी और उन्हें के पूर्वजों ने उनके निर्माण में सहयोग दिया था। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ संतावना दी। राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों के नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा से रसपान किया, वहीं दूसरी ओर उनका मानस भारत के प्राचीन मनीषियों और सूरवीरों के विचारों और कार्यों से, उन पुरागाथाओं और परंपराओं से भरा था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन में से आत्मसात किया था। बचपन आत्मसात का मतलब होता है साथियों कि जो है अपने अंदर जो है उसको बसा लेना, ठीक है। इसमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता के समान रूप से विचलित थी। वे लोग परंपराओं को भली भांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश ली। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई। गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़े। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिन्हें नया मध्य वर्ग बर्जुआ वर्ग पैदा होता है। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति था। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता के सहयोग करके मुसलमान को ऊपर उठा सकते थे। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्र से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया था। सर सैयद उत्साही सुधारक थे। वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से वे भयभीत हुए क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों की किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता जरूर मालूम होती थी कि उन्होंने मुसलमानों के ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की और उन्हें नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज के योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों की सहायता और सहयोग चाहते थे। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। वे किसी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। उन्होंने कहा, याद रखो, हिंदू और मुसलमान ये सब सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं, वरना सब लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, यहाँ तक कि ईसाई भी जो इस देश में रहते हैं, एक दृष्टि से एक ही राष्ट्र के लोग हैं। तो ये चीज आप मेंशन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने शहरी या देहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई और उससे नौकरियों और दूसरे पेशों से उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद भी शामिल हैं, सभी की पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेजी का ज्ञान हासिल कर लिया। नई पश्चिमी शिक्षा ने
तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। 1912 में भारत में मुस्लिम दिमाग विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उस 2 साल नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए। उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में द कामरेड। ये भैया याद कर लीजिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये अल हिलाल का आरंभ बिल्कुल अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के वर्तमान सभापति ने किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे जो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही अपने अरबी और फारसी ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और उन सुधारवादी आंदोलन के बारे में भी जो वहां चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिजीवी दृष्टिकोण की वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमानों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए। उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे। आजाद की शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी, वो कि कभी कभी वह फारसी पृष्ठभूमि के कारण कुछ कठिन प्रतीत होती थी। नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया और उर्दू भाषा जैसी आज है उसे रूप देने का उनका निश्चित योगदान था। उनमें मध्ययुगीन पंडितापन, 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मिल था। अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खान ने उनका संबंध रहा था, लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़वादी थे। अपने विद्यार्थियों के सामने जो मुख्य लक्ष्य रखते थे वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। इसके लिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य था और राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था और कभी कभी प्रकट रूप से पर अधिकतर पर्दे के पीछे से लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई थी। अबुल कलाम आजाद ने पुरातनपंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खोद दी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा कर दी। यद्यपि बुजुर्गों ने उन पर भौहें चढ़ाई और पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उन शब्दों के लिए उत्तेजना पैदा कर दी। तो ये जो पैराग्राफ था या ये आप कह सकते हैं यहीं पे खत्म होता है। अब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग तिलक और गोखले। नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये याद कर लीजिएगा कि नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। ठीक है, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग के नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन उसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। इनका भी नाम याद रखिएगा। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि कम उम्र में मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन में से वापस लाए गए। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई, पर उसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। इस तरीके से इस पाठ का अंत होता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।